कॉम्बिनेशन और डिस्टेंस भी नहीं है नोट्स में। वो 10th में पढ़ लिया है तुमने, Yes, sir. वो नहीं पढ़ाना है, वरना 10th की फीस मांगने लगूंगा तुमसे, फिर क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। हाँ जी, सर मेरा उत्तर नहीं निकाला। ये आपकी प्रॉब्लम है यार। मैंने तो भाई आज बच्चों की बड़ी तारीफ़ की जो डाउट क्लास में थे। मैंने कहा वो लोग बहुत सिंसियर हैं, कम से कम वो अपना। हाँ जी बेटा बोलिए। मैग्नेटिक, हाँ जी मैं समझ गया, बात करूँगा उस पर, आज करूँगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या उसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दोनों का मतलब यही है। आज उसको डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और बायोट-सैवर्ट्स लॉ डिस्कस किया था। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड लेक्चर नंबर 19, जिसमें से बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसका एक एप्लीकेशन डिस्कस किया मैंने, बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसका एक एप्लीकेशन। तो आज हम लोग जो है लेक्चर 20 और मैग्नेटिक फील्ड पर ही बात करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ ही होगा। मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा बेसिक बताते हुए चलूँ तो याद आएगा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताया। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया। पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये था क्या कि मान लीजिए कोई लंबा सा वायर है, इसकी वजह से ये एलिमेंट दिया हुआ है डीएल, आइडियल, उसकी वजह से इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर मुझको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको डीबी लिखा है। पूरे वायर की वजह से होती तो बी लिखता मैं। तो ये हमारे पास वेक्टर है आर वेक्टर और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। आर डिस्टेंस है, साइन थीटा थीटा एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 10 टू द पावर -7। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। साथ में मैंने आपको इसका एक एप्लीकेशन सिखाया था कि मान लीजिए ये कोई वायर है, एक्स वाई वायर है, इससे ए डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इसका ये एंड इस जगह अल्फा एंगल बना रहा है और ये एंड यहाँ पर बीटा एंगल बना रहा है। तो और ये डिस्टेंस मैंने ए बताई थी, ये 90 डिग्री पर था। तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट हमने आई फ्लो कराई थी, वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा।
ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। एक बार रिकैप कर दिया बिल्कुल, बायवर्ट-सावर्ट्स लॉ और उसका एक एप्लीकेशन। भाई ये लेट आने वालों से तो मुझे बहुत दर्द है, क्या बताएं। अब इसके आगे चलूंगा। ये इसके आगे पढ़ना है, बट उसके पहले मैंने आपको ये बताया था जो ये बी है, डीबी जिसे कहते हैं, जिसको मैंने डीबी लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट कभी कभी कहते हैं, कभी कभी इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, कभी कभी इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। सबको बी से डिनोट करते हैं, तो सिर्फ बी लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसका नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फिर इसका नाम मैग्नेटिक इंडक्शन। ये 3 नाम बताए थे और आपको लिखवाया था, नोट्स में भी लिखे हुए हैं। एक टर्म छोटा सा है जो हमने वहाँ मिस किया, उस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे पढ़ाना है। हालांकि एक बार और रिपीट होगा मैग्नेटिज्म के दूसरे चैप्टर पे। उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोला था मैंने, इंटेंसिटी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला था और यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन बोला था। सभी ध्यान रखिए, नाम बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ध्यान नहीं देंगे तो धोखे से भी धोखा हो सकता है। ओके, अब देखिए एक नया टर्म लेके आ रहा हूं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, या इसका नाम कई बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। कई बार इसी का नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। कितने नाम हो गए ध्यान दीजिए। एक तो इसके 3 नाम थे, इसके भी 3 नाम हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल H से। ये हमारे पास ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। बी वेक्टर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। बी क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बी से डिनोट करते हैं। एच हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट है आपको, समझ लीजिए। इसकी यूनिट पूछी गई है। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर टर्न पर मीटर। इसकी यूनिट है एम्पियर टर्न पर मीटर। ये इसकी यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से लेक्चर 19 कंप्लीट हो गया। हाँ जी, हाँ टर्न। अरे चक्कर, जितने चक्कर वो टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, वो टर्न आया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आज पढ़ाना है वो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 20। ये तो लास्ट लेक्चर का अपडेट था और लास्ट लेक्चर का रिकैप था। अब आइए हम लोग लेक्चर 20 पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी, एक बात तो टोटल में कह रहा था, तो इसको b अपॉन म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट डिवाइड कर दे तो साइंटिफिक। अब कैसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा पीएचडी करने के बाद भी, ठीक है। और जब तुम पीएचडी करना तो मुझे इन्फॉर्म करना। अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को याद करो। जहां मेहनत करनी होती वहां ध्यान नहीं लगाते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इतने सारे डीपीपी की शीट्स हैं, जहाँ पर पारंगत होना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं देते। बोलते ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में ऐसा ही क्यों है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लॉ था और उन्होंने उसका नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों रखा, ये वो रिसर्चर जानते होंगे। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो अपना, का किधर सोचना है, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। चलो अब आते हैं अगले एप्लीकेशन पे। उसके पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने जब करंट कंक्लूड किया तो एक टॉपिक ऐसा है जो स्टिल अवेटेड है, क्योंकि उसका एक नोट्स, लेक्चर नोट्स तैयार नहीं था तो वो छोड़ रखा है, और वो है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, वो जब 2 मिनट का टॉपिक है, जब वो भेजूंगा PDF तो उसी समय समझा दूंगा, तो आप लोग परेशान ना हो। कुछ लोगों ने कहा तो मैं बता दूं। तो आइए, एप्लीकेशन ऑफ BS लॉ ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कंटिन्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ BS लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। सेकेंड एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कॉयल, ये भी कह सकते हैं। दोनों एट इट्स सेंटर, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एट इट्स सेंटर, कि कोई एक सर्कुलर लूप यहाँ ले लिया मैंने, ये सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस हमको कैपिटल R दी हुई है, और ये है सेंटर, यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है, और इस लूप के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये निकालना है। तो यहाँ पर भी बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाएंगे बच्चे। इसमें लेंगे एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट IDL, ये सेंटर के साथ कितना एंगल, ये है पोजीशन R, IDL के साथ ये R वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है। तो दोस्तों थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगा रहा हूँ, पहले एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो क्या आएगा, μ0/4π, वो डिस्टेंस, या μ0/4π IDL साइन थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। दिखा दिया मैंने, ये पॉइंट याद करिए, हमारे पास क्या था, बेसिक समझने बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट था, ये IDL था, ये एंगल थीटा था, यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये पॉइंट है, ये एंगल 90 है, थीटा कितना हो गया, 90 हमने रख दिया। और R जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द लूप R²। अब बच्चों हमको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया dB = μ0/4π I, ये हो जाएगा, और R² ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ DL, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ B। DL का एलिमेंट, ये एलिमेंट की लेंथ है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सर्कमफ्रेंस के लिए करेंगे। पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, कोई बताएगा, 0 से 2πr तक इंटीग्रेशन करेंगे। ये 0 से B तक इंटीग्रेशन होगा, B = क्या आ गया, μ0I/4πr², और DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, L, लिमिट लगाएंगे 0 से 2πr, जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो आएगा μ0I/4πr², और ये 2πr कैंसिल कर दीजिए, 2π से तो ये 2 आ जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा μ0I/2r। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर कैरिंग करंट I, ये है।
आसना, कैन यू हियर मी? हाँ जी, जहाँ तुमको लगे कि बेसिक्स नहीं समझ में आए मुझको एक बार इंटरप्ट करोगी, ठीक है, मैं वहाँ और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन। हाँ हाँ, वो अभी इस समय नहीं, उसके लिए अलग से टाइम होगा उस टाइम पे। और जब लेक्चर, जब डाउट क्लियरिंग क्लास थी तो क्यों नहीं आई तुम आज? अच्छा कोई बात नहीं, तो आगे डाउट क्लियरिंग क्लास दूंगा तब बात कर लेंगे उसमें, ठीक है, अलग से बता दूंगा, ठीक। अभी फिलहाल यहाँ से कंटिन्यूएशन में चलिए, नहीं तो सबका टाइम खून होगा, बर्बाद होगा, वो नहीं चाहते। अलग से पहले वो आप जो पूछेंगी तो उसको मैं टाइम दे दूंगा। तो B इज इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन आर आ गया, तो ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो यहाँ लिख सकते हैं इफ देयर आर n टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसी का n टाइम्स हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्म्स, n टर्म्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अब दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब मुझे बताओ कि डायरेक्शन कैसे देंगे। तो मैंने कहा था फॉर एवरी एप्लीकेशन वी विल हैव सम लोकली मेड रूल्स। तो मैंने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए कहा राइट हैंड थंब रूल। जिस तरफ करंट जा रही है थंब को ऐसे लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड हमको फिंगर्स की हेल्प से मिलेगी, फिंगर बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमको मिल रही थी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सर्कुलर लूप है, इसके लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए? राइट हैंड पाम रूल। क्या बोला मैंने? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल का मतलब है कि अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो पाम रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? पाम रिप्रेजेंट करेगा। वहां पर रूल का नाम था राइट हैंड थंब रूल। तो करंट की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? थंब रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो नाम होता है रूल का, जिसके नाम पर उस रूल का नाम पड़ा होगा, वो पार्ट, बॉडी पार्ट करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वहां पर राइट हैंड थंब था, तो थंब वाज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स वर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर रूल का नाम है राइट हैंड पाम रूल। और किसके लिए हमें करना है? हमें कॉइल के लिए करना है, कॉइल के लिए करना है। ये देखिए लूप और कॉइल दिख रहा है आपको। अब ये करंट की डायरेक्शन इसमें मार्क है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ करंट की डायरेक्शन मार्क है। तो जब करंट की डायरेक्शन किधर है? उधर ही देखिए, जिधर वो घूम रही है करंट, उधर मैंने अपनी फिंगर्स को घुमाया, राइट हैंड फिंगर को, लेफ्ट हैंड नहीं। जिधर करंट दिख रहा है ना, करंट का एरो बना हुआ है, अबे दिख रहा है कि नहीं? थम्स अप दिखाओ। ओके, अब मैंने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाया तो थंब मेरा अंदर की तरफ आया। इसका मतलब इसमें कौन सी फील्ड सेंटर पर है? क्रॉस फील्ड। वेरी गुड। कौन सी फील्ड है? क्रॉस फील्ड। अब इसको मैंने अपनी तरफ कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन यहां पर ऐसे दिखा देता हूं। अब इसको उलट दिया मैंने। इधर डायरेक्शन करंट की कैसे? ऐसे है, यूं घूम रहा है, तो मुझे फिंगर्स घुमानी पड़ेंगी। इधर करंट फ्लो कर रही है, मेरा थंब किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। तो इसमें कौन सी फील्ड हो गई? डॉट फील्ड। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। तो ये कौन सी फील्ड है? डॉट फील्ड। और इसकी वजह से जब मैं कर रहा था तो ये कौन सी थी? अबे सही डायरेक्शन है ना? हाँ, ये कौन सी थी? क्रॉस फील्ड। इसकी वजह से क्रॉस फील्ड और इसकी वजह से
डॉट फील्ड बाहर की तरफ। तो ये याद रखिएगा, डॉट और क्रॉस, डॉट का मतलब आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, प्लेन के अंदर घुस रही है। जैसे इसको देख के बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सौरव डोभाल, आप मुझे बताएंगे कि ये जो है इसकी वजह से किधर डायरेक्शन होगी? बोलते कि नहीं तुम लोग यार, इसीलिए फिर मैं कहने लगता हूँ वीडियो ऑन करो। डॉट, अच्छा ठीक है, ये निखिल ने बताया डॉट फील्ड, मैंग ने कहा आउटवर्ड, सौरव डोभाल ने क्या लिखा, कुछ चैट में लिखा नहीं और सुन नहीं रहे लगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ को देखिए, राइट हैंड, करंट यूँ जा रही है तो मेरी फिंगर किधर आ रही है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आने वाली फील्ड कौन सी होती है? डॉट फील्ड। तो इसका मतलब ये कौन सी फील्ड है? डॉट फील्ड है। बात समझ में आ गई? दिस इज डॉट फील्ड, इट्स नॉट अ क्रॉस फील्ड। बात समझ में आ गई? अब आइए आगे चलते हैं। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड एप्लीकेशन। अब फ्रेंड्स एक बार ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस डायग्राम को आप देखिए वहाँ अपनी उस पर, तो ज़्यादा बेटर होगा। जी अरे पाम रूल मतलब पाम रूल है तो आपने बताया तो पहले ही बता देना। नहीं अभी बताया पाम, हाँ। अब पहले ये देखो तुमको ये दिख रहा है कि नहीं, पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जरा इसको डायग्राम ड्रॉ करना उतना सीधा नहीं है, इसलिए इस शेयर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, देखते जाइए। ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। दिख रहा है बच्चों? ये है आपकी वो सर्कुलर कॉइल। अब इस सर्कुलर कॉइल में हमें सेंटर पे नहीं निकालना है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालना है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालना है। इस चैट से कौन क्या बोलना चाह रहा अभी भाई? चलिए पहले आप सुन लीजिए फिर बाद में बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये x डिस्टेंस सेंटर से P पॉइंट है, इसी एक्सिस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस सर्कुलर कॉइल में करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे दिख रहा है। करंट की वैल्यू I है, करंट की वैल्यू I है। ये सेंटर है, ये एक्सिस है, सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग BS लॉ लगा रहे हैं, बायोट सेवर्ट्स लॉ लगा रहे हैं। यही लेक्चर नोट आप तक पहुँचेंगे, इसलिए इसी को ध्यान से देख लीजिए। अभी ड्रॉ करने के चक्कर मत पड़िए, सुनिए पहले, यहाँ से ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। जब मैं भेजूँगा तब आराम से फुर्सत से ड्राइंग कर लेना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया, नहीं तो मैं खुद ड्रॉ कर सकता था। अब देखिए ये DL है और ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक ये एलिमेंट लिया, IDL एलिमेंट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए?
क्योंकि हमको पता है हमको बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाना है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो अब देखो इसके लिए R क्या होगा, ये होगा एलिमेंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, ये कैपिटल R है, ये X है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिल गया। अब हमको थीटा चाहिए, आई DL साइन थीटा। थीटा क्या होता है, आर और एलिमेंट के बीच का एंगल। अब दोस्तों मैं वापस आपको अपने पास बुलाना चाह रहा हूँ, जरा ये बहुत खतरनाक पॉइंट है जो समझाना है। ये देखो, ये वो एक्सिस, सॉरी ये वो कॉयल है, ये सेंटर है, और मेरा हाथ जो दिख रहा है वो एक्सिस है जहाँ पर पेन पकड़ रखा है मैंने, ऐसे इस पॉइंट पर वो पॉइंट P है जहाँ मैं निकालना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे 3D में आप देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, समझ रहे हैं। अब ये देखो, ये इस डायग्राम में इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन है जिसकी मैंने वैल्यू निकाली थी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसको ध्यान से देखो, इस प्लेन पे देखेंगे तो समझ में आएगा। ये है वो, ऐसे जाएगा, ये आगे जाकर के यहाँ कहीं मीट करेगा। मैं जरा उससे दिखाऊं, ये एक्स है, ऐसे आया, एक्स नहीं, ये आर, स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये आर इस एलिमेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। वो 3D में है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूं कैसे। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं मैंने एलिमेंट ये पेन का ले लिया, वो एलिमेंट मैंने उस कॉइल को हटा दिया, ये ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है। अब मुझे बताओ इसके साथ ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो 3D में समझना मुश्किल था, इसलिए मैंने वहां एरो बनाया हुआ है, वहां 90 लिखा हुआ है, उस 90 को आप एक्सेप्ट कर लें। तो अब मैं फिर शेयर में चल रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं अपना नोट्स, वहीं पर बात करते हैं। ये देखिए, दिख गया बच्चों। अब आपको मैं बता रहा था ये एंगल 90 है, तो मैंने थीटा की जगह 90 डाल दिया। ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने, स्क्वायर रूट हटा दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया। ये एलिमेंट की वजह से, ये जो मैग्नीट्यूड दिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पर होती है। हमेशा याद रखिए, ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है इससे 90 डिग्री पर होती है। मैं दिखाना चाहता हूं कैसे। देखो, ये पोजीशन वेक्टर है दोस्तों, यही मैंने बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाया था, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, और मैं अपनी फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं। अब मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है। अबे मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं तुम लोगों को? नहीं दिख रहे हो, उनको शेयर कर रखा है। मैं इसको पहले हटा दूं, दिख रहे हो? बस फिर ठीक है, बस ठीक है, फिर तो यार समझदार हो, मुझे खुद ही। ओके, अब देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार आपको। क्या किया मैंने बच्चों, देखो यहां पर ये मैंने कहा था ये आर है, और यहां पर जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, क्रॉस फील्ड होगी। बिकॉज कंडक्टर में हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, करंट इधर जा रही, यहाँ अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारा आर वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने मार्कर से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैंने फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, जोर से बोलो, 90 डिग्री। इसका मतलब हमेशा याद रखो, 3D में कभी कभी इमेजिनेशन नहीं आता है। मैंने आपसे बताया इस चैप्टर में सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सिर्फ डायरेक्शन फोकस करना है। डायरेक्शन के लिए आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए जो सिखाए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट मीट करूं। तो अब आप देखिए, जो पोजीशन वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनके बीच हमेशा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं,
हमने ध्यान दीजिए जो बीएस लॉ का क्रॉस प्रोडक्ट बीएस लॉ का जो वेक्टर फॉर्म सीखा था वो क्या था, ये देखिए इस तरह लिखा था मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यही था। अब देखो इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है ये वेक्टर, तो जब कोई भी वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। हाँ जी बेटा, बाकी सबको आ रही है यार? हाँ, तो आसना आप एक काम करो, एक बार बाहर जाओ फिर दोबारा ज्वाइन करो, तुमको तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। लीव एंड अगेन ज्वाइन, तुमको दिख नहीं रहा, मतलब दिख तो रहा होगा लेकिन सुन नहीं रही होगी। लीव एंड अगेन ज्वाइन, यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, जल्दी से करो ताकि मैं फिर आगे पढ़ाऊं। अरे यार पढ़ो तो यहां लिख दिया मैंने, चैट लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है भाई इतना, ये तो बहुत बड़ी। अबे कोई बोल दो उसको यार कि लीव करे ज्वाइन कर ले। चलिए खैर, यस यार ये काम खुद ही कर दो अपने आप, वो लड़की कर आसना कर लेगी, वो आस्था आसना क्या नाम है भूल गया उसका नाम। चलो खैर ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अभी आवाज आ रही तुमको कि नहीं आ रही? हाँ, तो यही मैं कह रहा था, जब भी कभी ऐसा हो अपने आप, ये आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप लीव करिए दोबारा से ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है, अब पहले सुनिए जो मैं समझा रहा था। तो देखो एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट टेढ़ा, फिर उसमें मैं इतना सारा सिस्टम बना करके समझाने की कोशिश करूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें अपने दिमाग में रखो। जब भी कभी ऐसा हो, मान लीजिए आप बाहर चले गए, मैंने ताला बंद कर रखा है, अंदर घुसने के लिए मिस कॉल दे दो, मैं समझ जाऊंगा कोई प्राणी बाहर निकल गया है और उसको अंदर लाना है। ठीक, एक तरीका बता दिया। अभी तो मैंने ताला खोल रखा है, तो आप अपने आप कोई प्रॉब्लम हो, नहीं सुनाई पड़ रहा, बाहर जाइए, दोबारा ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, वो आपका कहीं सिस्टम स्टकअप कर गया होगा। चलो खैर, अब आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक क्या निकाला, आपको सिर्फ इतना समझाया कि ये एक कॉइल थी, इस पॉइंट पर x डिस्टेंस ये r था, ये मैंने बता दिया था रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके 90 डिग्री पर होगी, ये समझाने की कोशिश कर रहा था उस समय, और आपको उसके दो स्ट्रॉन्ग लॉजिक दिए, एक प्रैक्टिकली करके दिखाया और दूसरा आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, कि जब भी a क्रॉस b का मतलब होता है कि जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। उस कॉन्सेप्ट से भी ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया और इसका जो वैल्यू निकाली मैंने डी बी, वहाँ पर अभी आपने देखा था वो एलिमेंटल वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ पर क्या था साइन 90 हो गया था, तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, क्योंकि साइन 90 यूज कर लिया था, वो 1 हो गया था, आर की वैल्यू रूट के अंदर थी, स्क्वायर करने से रूट चला गया था। अब ये हमारे पास डी बी वेक्टर आ गया। अब हमने क्या किया, इसके जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट और ले लिया,
ये भी 90 डिग्री पर होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री है, इसकी भी वैल्यू वही होगी बिकॉज सब कुछ सेम है। हमें यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैंने यहाँ पर एक फ्रेम ले लिया, ऐसे फ्रेम ले लिया। अब ज़रा बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? कौन बताएगा? थीटा होगा। बहुत सिंपल। अबे तुमको हमेशा लेट रहते हो। हाँ, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे, मैं ज़रा समझा दूँ। देखो ये दोनों 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं 90 पे। अब इसको मैंने थीटा घुमाया तो ये फिक्स है, अगर नीचे वाला थीटा घूमेगा तो ये वर्टिकल भी थीटा घूमेगा, इसलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और हमें मालूम है कि ये कोन का दूसरा वर्टेक्स हाँ सेमी वर्टेक्स है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब रिजॉल्व करेंगे। ये मैंने x डायरेक्शन ले लिया, ये y डायरेक्शन, तो यहाँ रिजॉल्व किया तो साइन कंपोनेंट आएगा dB साइन थीटा, और इसका भी कंपोनेंट आएगा dB साइन थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा कौन सा? dB cos थीटा। इसमें ये वाला कंपोनेंट आएगा dB cos थीटा। तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बचेगी? ये वाली बचेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चूंकि हमने एलिमेंट लिया था, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, ये तो 2 दिख रहे हैं, हमने 2 एलिमेंट्स दिखाए, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो इस तरह के इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे, और जब इनफाइनाइट कंपोनेंट को जोड़ना चाहते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो जाएगी, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल y एक्सिस कंपोनेंट कैंसिल हो गए, इस एक्सिस के कंपोनेंट्स बचे। तो किन्हीं 2 एलिमेंट की वजह से तो ये दिख रहा है, बट ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है। उन सभी एलिमेंट को ऐड करने के लिए तो हमने सीखा हुआ है मैथमेटिक्स का वो टूल जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, सारे एलिमेंट्स को ऐड करना, तो हमने उनको ऐड कर दिया। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे अभी बताता हूँ, पहले वैल्यू डाल दूँ। तो dB की वैल्यू डालो। dB की वैल्यू अभी मैंने रखी थी यहाँ पर, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl, ये है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बचपन में पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? dl के, तो लिमिट भी हमको dl के रेस्पेक्ट में डालनी पड़ेगी। टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। तो 0 से 2 पाई r के लिए इंटीग्रेट करेंगे। dl को छोड़ के सब कुछ बाहर ले सकते हैं, सब कुछ कांस्टेंट है। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आ गया r, यहाँ पर आ गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। इसमें किसी को दर्द है, कोई कष्ट है, कोई गिला है, कोई शिकवा है तो बताइए। तो ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ बचा dl और ये 0 से 2 पाई r इंटीग्रेशन का। जब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और ये हो गया r इंटू 2 पाई r, और नीचे आ गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये हमको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ये 2 पाई r स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 2 पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पाई r स्क्वायर जो है वो इस लूप का एरिया हो गया। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I इंटू 2a अपॉन 4 पाई, और ये हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। हमने लिख दिया a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ लूप। आपके नोट्स में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, वहाँ से समझिएगा। यहाँ समझने में फोकस करिए, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ समझने पे काम करिए, इसके बाद फिर नोट्स को दोबारा पढ़िए। नोट्स में प्रॉब्लम हो तो फिर हमने डाउट क्लियरिंग क्लास रखी है वीक में, जो कंपाइल करेंगे, छोटे छोटे डाउट्स होंगे, इकट्ठे कंपाइल करिए और उसमें आइए,
और उसका बेस्ट लीजिए और वहाँ पूछिए। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 को चाहो तो उड़ा दो, मैंने उड़ा दिया, 2 पाई आ गया, तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस सर्कुलर लूप की वजह से एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस पर जो पॉइंट पी है वहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर इसमें n टर्न होते तो हम क्या करते, n से और मल्टीप्लाई कर देते। ये जो लिखा हुआ है एक बहुत पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको m से डिनोट करते हैं, m वेक्टर से डिनोट करते हैं, और इसका नाम है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, इसको मैंने दोबारा से रखा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर m वेक्टर अगर लगा दोगे तो दोनों तरफ वेक्टर लगाना पड़ेगा, नहीं वेक्टर लगा रहे हो तो मत लगाइए। यहाँ आएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये वेक्टर लगा दिया तो दोनों तरफ वेक्टर हो गया। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की का फॉर्मूला हो गया। कई किताबों में ऐसे लिखा होगा, ये कांस्टेंट सेम रखने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना कि गलत है, ऐसे भी लिख सकते हो, काट के भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m इज द डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखिएगा, एवरी करंट कैरिंग लूप, जैसे ये लूप, हाँ जी हाँ जी क्या कहना चाह रहे हैं, कोई और बोल रहा है कुछ? हाँ, n का सीन ये है, एक लूप के लिए निकाला था, अगर वहां पर कॉइल होगी, n लूप होंगे तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बता रहा हूं। ठीक, अभी तक हम एक लूप के लिए निकाल रहे थे, सपोज कॉइल में n लूप हो तो क्या करोगे, तो n टाइम्स हो जाएगा, तो वही मैंने डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई कर दिया कि इफ देयर आर n लूप्स देन ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ni, एक n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके पहले भी किया था, पहली वाले डेरिवेशन में भी किया n से मल्टीप्लाई, बिकॉज हम एक लूप का निकालेंगे और पूरी कॉइल का निकालने के लिए हमको जितने लूप हैं उतने, या जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और NIA नंबर ऑफ लूप मल्टीप्लाइड बाय द करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, इट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। तो मैंने उसकी जगह m सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने यहां तक लेके आ गए म्यू नॉट आई इंटू ए, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया, ये एक लूप के लिए निकाला गया था, अगली लाइन पे मैं लिखता, नोट्स में लिखा हुआ है इफ देयर आर एन लूप, तो फिर अगले लाइन पे वो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर तो चूंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपने n से मल्टीप्लाई किया तो पूरी कॉइल के लिए निकल गया। अब यहाँ एक क्वांटिटी आ गई, इसको मैं दूसरे नाम से भी लिख सकता हूँ, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको डेरिवेशन करना है और हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लाना है, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैंने वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज ए, अगेन इसको हमें फिर अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ अभी यहाँ नाम बता रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर ये समझिए, इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग NIA से कैलकुलेट कर सकते हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है कॉइल में, A एरिया ऑफ द लूप है। कोई भी, हाँ जी एक बात पूछो। सर मैं बोल रहा था, सर डायरेक्शन पता लगाने के लिए फिर आपने 5 बात बताई, फिर एक बार आपने राइट हैंड थंब बताया, एक आपने सर्कुलर के बताया कैसे निकालते हैं, एक आपने नॉर्मल लॉस बताया, राइट हैंड फॉर्मूला बताया, और एक बताया कि ये वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर प्रोपेगेट। जी जी ये बात बताइए। बिल्कुल। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि
लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का सीन कैसा होता है, कैसा लगती है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा यहाँ पर बात करें, बिकॉज 1 मार्कर बहुत डेंजरस होने वाले हैं। अच्छा खासा सब कुछ अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक लाइन नहीं नोट्स की पढ़ी, पता चलेगा उसी लाइन पर एक क्वेश्चन बन गया। आपको इसीलिए नोट्स को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ट्रस्ट ऑन नोट्स rather than reading so many books. I again repeat, read notes so many times. तुम्हारी जिंदगी में सुधार हो जाएगा। लैंग्वेज ध्यान रखिए, मैंने कहा स्टडीइंग या रीडिंग सो मैनी बुक्स इज नॉट नेसेसरी, रीडिंग नोट्स सो मैनी टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 26-27 सालों का जो निष्कर्ष है वो नोट्स में पहुंच चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, बार बार नोट्स पढ़ने चाहिए, और अगर ये करेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना बहकते रहेंगे। आ जाइए, मैं जरा बता रहा था कि जो हमारे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसे होता है, सर्कुलर लूप्स होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस है, ऐसे ऐसे लूप होंगे। लेकिन अगर सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी, ऐसे होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं 3D में बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ऐसे दिखाने के लिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व हो जाएंगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न बिकॉज ऑफ कॉइल। यस बेटा, क्या कह रहे हो? सब जगह होंगी, सब जगह होंगी, लेकिन कुछ दिखा रहा हूं। इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, सिर्फ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे दूर जाएंगे यहां पर फिर ये गोल बन जाएंगी, ऐसे बनने लगेंगी, ऐसे। इधर भी वायर की वजह से वो जैसे जैसे जाएंगे वो और बेंड होकर के फिर लूप बन जाएंगी। सेंटर वाली जो है सीधी रहेगी बस, ये जो सेंटर से ये कॉइल में। तो आपने देखा जब करंट सीधी थी तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। जब करंट सीधी थी, स्टेट वायर पे फ्लो कर रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी, और जब करंट सर्कुलर है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सीधी है, स्ट्रेट है। इस बात को नोटिस करिए। मैंने 2 बार एक ही बात बोली कि जब करंट सीधी है, मीन्स स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, और जब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है। जैसे ये मान लीजिए कॉइल है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, ऐसे। लेकिन अगर मान लीजिए वायर जो करंट कैरिंग वायर है वो ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करंट कैरिंग वायर अगर कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी, और अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के फॉर्म में हो जाएगी। जस्ट उल्टा है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वायर में करंट फ्लो कर रही है, मतलब करंट सीधी है, तो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूम रही है। अब अगर करंट गोल गोल घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी है सेंटर पे। इस पे एक क्वेश्चन आया था इसलिए इसको बता दिया। अब इस चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट लॉ की बारी है। एक ऐसा लॉ जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ से बेटर एप्लीकेबिलिटी रखता है, जिसका एप्लीकेशन ज्यादा प्रोमिनेंट ढंग से किया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया, फिर उसके बाद गॉसस लॉ पढ़ाया। कूलम्स लॉ की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कूलम्स लॉ के कुछ अपने एजम्पशंस थे,
बट गॉसेस लॉ के कोई एजम्पशंस नहीं थे, वो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी, भाई लगेगा तो सिर्फ स्फेयर में लगेगा, क्लोज सरफेस में लगेगा बस, और कोई कंडीशन नहीं थी। इसी तरीके से बीएस लॉ की लिमिटेशंस हो सकती हैं, बट एक नया लॉ ला रहा हूं। बीएस लॉ किस लिए लाया था मैं? इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, in order to find the magnetic flux density, in order to find the magnetic field या magnetic induction, B को निकालने के लिए BS लॉ लाया था, पढ़ाया था मैंने आपको। आज मैं एक और लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके सामने ला रहा हूं, उसका नाम है ACL, एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या बोला मैंने? एम्पियर सर्कुटल लॉ। अभी देखिए इस पर थोड़ा सा बड़े अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है, बता रहे हैं, लेकिन हम उतनी कभी कभी थोड़ा लेथार्जिक हो जा रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए था कि मेरी क्लास आज डाउट क्लियरिंग क्लास है। 40% बच्चों को नहीं याद था, वो आए ही नहीं। उसमें से पूरे वीक में जो डाउट कंपाइल किए हों, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होते हैं, पढ़ते ही कम है आप, तो डाउट कहाँ से ज़्यादा आएंगे? कम पढ़ते हैं, कम डाउट, लेकिन सॉलिड डाउट आते हैं, मैं मानता हूं। उन डाउट्स को उस दिन पूछिए आप। कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, बस ये आके मत कहिए कि सर ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दीजिए, वो फिर पढ़ा नहीं आपने, टाइम पास किया है, वो उस तरह के डाउट नहीं चाहिए। आप नोट्स को बार बार पढ़िए, जहां आपको लगे उस चीज़ को लिख लीजिए और उस दिन पूछिए। कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फंस गए, उसको पूछिए। क्वेश्चन जो मैंने दिए वो नहीं आए, वो पूछिए। देखो कैसे इंप्रूवमेंट होता है सब्जेक्ट में। आज मैं खुश था, काफ़ी बच्चे थे आज, उन्होंने सही से डाउट पूछे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए मुझसे। आइए मैं बीएस लॉ पर थोड़ा सा, नहीं बीएस नहीं था, क्या था वो? एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखिए ये भी बहुत कुछ मैच करेगा गॉसेस लॉ की तरह। गॉसेस लॉ एक बार याद दिलाता हूं, क्या था गॉसेस लॉ? कोई बताएगा? नेट फ्लक्स, हाँ ये तो LKG वाले बच्चे को ही पता। मैं तो स्टेटमेंट चाहिए मुझको प्रॉपर। अबे तुम ब्रूटल मर्डर कर रहे हो। हाँ जी, ठीक, ये सही है। ओके, यही था। अब देखो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो था वो था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरा लैंग्वेज था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज विद इन द सरफेस। इसे कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो क्या कह दिया? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज विद इन द सरफेस। ये दूसरा लैंग्वेज में उसी को बोल सकते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ कह रहा है लाइन इंटीग्रल, वहां पर सरफेस था, यहां पर लाइन इंटीग्रल है। एक लाइन या लूप में इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। ये जो करंट लिखी है ये कौन सी करंट है? टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। दोनों कितने सिमिलर हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ds मतलब इंटीग्रेशन सरफेस में, यहाँ पर इंटीग्रेशन लूप में, यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट, वहाँ पर टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, यहाँ पर टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप।
ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसको कैसे कहेंगे, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि टोटल नहीं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। नहीं लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, क्लोज लूप। ये लूप है, ये सरफेस नहीं है, इसीलिए इसको C से डिनोट किया है, और यहाँ सरफेस था इसलिए इसको S से डिनोट किया था। क्लोज लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, थ्रेडिंग द लूप। ये थ्रेडिंग वेडिंग का कहाँ लफड़ा आ गया यार, इसको समझते हैं पहले। कोई हमको क्या बोलते हैं, ट्रेलर बना दिया गया सिलाई करने वाला, थ्रेडिंग। व्हाट इज दिस? ठीक है, अभी समझाता हूं सिलाई करके, समझो। यहां पे ये क्या है, शुक्ला जी कुछ बोलने वाले थे, बोलो यार। सर्कुलर रिंग, कड़ा, हाँ ठीक है, वैष्णो देवी का है कोई बात नहीं, ये काम आ रहा है पढ़ाने में। ये भी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये है एक लूप, सर्कुलर लूप। अब ध्यान से समझना, इससे ये एक वायर है जो करंट यहां से गुजरी, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो कितनी करंट थ्रेडिंग हो गई, आई, बस। अब इसको मैंने एक बार घुमा के ऐसे निकाल दिया, जैसे सिलाई करते हैं, याद करो, दिख रहा है, इस लूप से मैंने एक बार निकाल लिया, मतलब 2 बार हो गई, एक बार फिर 2 बार, तो ये हो गया 2i। एक बार और निकाला तो अब थ्रेडिंग करंट कितनी हो गई, 3i। मैं टाइम पास कर रहा हूं, फिर एक बार मैंने और निकाला, 3i, फिर एक बार और। तो जितनी बार करंट बार बार वहां से गुजरेगी उतनी नंबर ऑफ करंट बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसको कहते हैं थ्रेडिंग द करंट। कितनी बार करंट अंदर गई बाहर गई। जैसे यहां समझाता हूं, ये लूप लिया मैंने, ध्यान से देखना, ये लूप है C, एक वायर, 2 वायर है, इस वायर से करंट I1 गई और एक दूसरे वायर से I1 वापस आ गई, I2 वापस आ गई। नेट करंट कितनी होगी, I1 माइनस I2। दिस इज द करंट थ्रेडिंग द लूप। या कई बार ऐसे होगा, यहाँ से करंट अंदर गई और ये लूप बन रहे हैं, करंट तो थी I, लेकिन कितने लूप थे, N लूप थे, तो टोटल करंट कितनी हो गई, NI। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल बिठा लो बच्चों, भूलना नहीं। यही है बेसिक्स। कहते हैं बेसिक गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं फॉर्मूले तो रट लेते हूँ लेकिन लगाना नहीं आता है, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। वो इसकी वजह यही है बच्चों, यही दर्द आता है। फॉर्मूले आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते, क्योंकि हमने फार्मूले को बाद इस तरह समझे नहीं कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं। और जिस दिन ये समझ में आ गया, मज़ा आ जाएगा, स्काई इज़ द लिमिट हो जाएगा। बात समझ में आई? दिस इज़ थ्रेडिंग द लूप। तो मैं यहीं कंक्लूड करूँगा, बता देता हूँ एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप, वो सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, उससे कोई मतलब नहीं, बट क्लोज लूप होना चाहिए, इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट थ्रेडिंग द लूप। टोटल करेंट थ्रेडिंग द लूप के इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई? इस लॉ का प्रूफ BS लॉ से अगली क्लास में करूंगा और वहीं से स्टार्ट करूंगा इनके एप्लीकेशंस। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक। हाँ जी बोलिए। बर्थडे है? ओहो थैंक यू भाई, उसका बर्थडे तो यार उसको विश करना चाहिए। दिग्विजय चला गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले शायद इसने मीट में कॉल करके विश करता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी।
हाँ वो किसका बेटा? नहीं इसका 19 तो भेज दिया था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग से भेज, तुम्हारा एक्चुअली यार वो ब्रॉडकास्ट पता नहीं क्या चक्कर है, ब्रॉडकास्ट जब भेजता हूँ तो है ही नहीं। विजय को जरा फ़ोन करूँ, उसको बता बोल दूँ, तो अच्छा याद दिलाया, थैंक यू यार सौम्या, गॉड ब्लेस यू टू ऑल्सो। हाँ जी जी बोलिए। अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना? हाँ पूरा चैप्टर ही है, और कल बात कर लेंगे बेटा, एक बार अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर हाँ जी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर मैं बोल रहा था सर, आपको भी कॉल कर सकता हूँ? अभी बोलो, हाँ कॉल कर लेना, अभी तुरंत कर लेना। और मैंने तुमसे सुबह पूछा है कॉल करने के लिए, तुम क्लास के टाइम करते हो, मैं तब उठाऊंगा नहीं, बार बार रिमाइंड नहीं कराऊंगा कि मेरी क्लास है 3 बजे के बाद कंटिन्यूस है भाई साहब, और फिर मैं बात करने जाऊंगा तो पूरा क्लास का रिदम खराब हो जाए। जैसे तुम्हारी क्लास जब चल रही होती है, फ़ोन आता है, मैं किसी को नहीं उठाता हूँ, आप मुझसे उसके पहले बात करिए। हाँ अभी कर सकते हो, अभी कोई क्लास नहीं, फ़ोन कर सकते हो, फोन ओ कर लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पे हमने करंट आई थी तो ट्रेडिंग करंट जो थी वो एनआई होगी, लेकिन जो आउटपुट होगी वो तो आई होगी ना सर? हाँ वो तो आई ही होगी, हमको तो फॉर्मूले इस लॉ में कौन सी करंट यूज करनी है, टोटल करंट थ्रेडिंग यूज करनी है। ओके सर ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं बंद करने वाला हूँ नहीं तो। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।